Please, let's start. Who is ready? जल्दी करे भाई. सर कोई भी रेडी नहीं है सर, आप पढ़ा ले. Focus group. A focus group is in depth qualitative interview with a small group of people, generally between 6 and 12, who have been specifically selected to represent our target audience. सर जो फोकस ग्रुप होता है वो क्वालिटेटिव इंटरव्यूज के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है, जिसमें 6 से 12 अफराद को लिया जाता है, ऐसे अफराद को जिनके रिजल्ट्स को हम पूरी पॉपुलेशन पर जो है वो अप्लाई कर सकें और वो टारगेटेड ऑडियंस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. The aim of a focus group is to understand the social dynamics and interaction between the participant through the collection of both verbal and observational data. सर वो जो फोकस ग्रुप के लोग होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब उनसे रिसर्चर अंडरस्टैंड करता है कि जो उसकी टारगेट पॉपुलेशन है उसके डायनामिक्स क्या है, उसका इंटरेक्शन किस तरीके से होगा और बोथ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो आपको क्या रिस्पॉन्स दे सकता है. तो सर उसकी फिर सारी चीज़ों को लेते हुए जो एक पॉपुलेशन है उसके ऊपर उस रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटर का काम कर रहे होते हैं. जस्ट लाइक कि अगर हमने स्टडी करनी है बच्चों के बिहेवियर के बारे में और हमें उनके डायनामिक्स को जानना है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि कुछ पेरेंट्स को ले लेते हैं तो एज अ फोकस ग्रुप ना, और उनकी फिर हम जो है उनसे इंटरव्यूज ले लेते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि वो बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उन बच्चों के साथ रहते हैं, तो वो हर डायनामिक से अपने बच्चे को समझ सकते हैं. तो वो इंटरव्यू में हमें बहुत सारी चीज़ों को क्लेरिफाई कर सकते हैं. सर नेक्स्ट. व्हाट इज क्वालिटेटिव इंटरव्यू? क्वालिटेटिव इंटरव्यू काश आप क्लास में क्या होते है? फिजिकली तो आपको नहीं आपको पता आ आवेश? जाता. सर मैं बहुत क्लास में आया हूँ, लेकिन मसला यही हुआ है तो मैंने आपसे चलो शेयर सही है. कर लिया. ओके ओके बस. क्वालिटेटिव इंटरव्यूज वही इंटरव्यूज होते हैं जिसमें हम दूसरे के परसेप्शंस को देखते हैं, उसके डायनामिक्स और उसकी फिलॉसफी को जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला एक चीज के बारे में क्या राय रखता है या क्या महसूस करता है. वो हमारी मुझे स्टडी का. सेकंड पैराग्राफ की भी समझ नहीं आई. सही है. आपको हम अकेले में समझा देंगे. सही है. अभी ऑब्जर्वेशंस. Observational research is used for studying observable behaviors, is generally a non-invasive method for gathering information. बस वेट करो. Sir, हारिस, observation नॉन होता है- इन्वेजिव किसे कहते हैं? सर जिसमें हम कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं यूज करते सर. चलो ये आप मुझे समझाओ. ये ऑब्जर्वेशन रिसर्च इज यूज्ड फॉर स्टडीइंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जनरली नॉन इन्वेजिव मेथड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि मतलब जब हम कोई रिसर्च करते हैं ना सर, उसमें जी जी. तो उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, कोई आलात वगैरह का या यूज नहीं कर सकते, या मतलब सर वो सारा जो है प्रैक्टिकल वर्क होता है सर. मतलब ओके सही है. इसके अलावा कोई और बता सकते हैं इसके बारे में? सर इसमें ये बताया जा रहा है कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऐसी स्टडी है जिसमें जो है वो हम लोग लोगों से क्वेश्चन करेंगे, और ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो इन डेप्थ गेटिंग नहीं होगी इंफॉर्मेशन की. सही है. हमारे पास ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन के कितने टाइप्स हैं? सर 2 टाइप्स हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. हाँ, इनडायरेक्ट का दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज आल्सो नोन एज अनऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं. सही. क्या था सर अनऑब्जेक्टिव. सही है. सबके सब नहीं बोलो, एक ही बंदा बोलो. सही है. अभी एक कोई एक कंटिन्यू कर ले. चलो जिसको भेज दियो. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं, किसे कहते हैं? प्लीज एक्सप्लेन. क्या करे भाई, बोलना शुरू करते हो सबके सब. तो यही है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ये होगा कि पार्टिसिपेंट्स को पता होगा कि वो रिसर्च उनके ऊपर कंडक्ट की जा रही है. ओके सही है. रिसर्चर ऐसे विल है बी ना? वाचिंग देम. सही है.
जी। देख और के बताओ। इनडायरेक्ट रिसर्च में ये होगा कि वो जो पार्टिसिपेंट्स है उनको पता नहीं होगा, लेकिन रिसर्च हो रही होगी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। कोई और इस पे कमेंट दे सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे? इनडायरेक्ट सर ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट किस और इनडायरेक्ट जी, ऑब्जर्वेशन दोनों में ही जो है, सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों में ही जो है वो पार्टिसिपेंट को पता होगा कि उन पर स्टडी की yes, जा रही है। बस सर इसमें फर्क इतना होता है कि डायरेक्टली जो है वो रिसर्चर आपका कंडक्ट कर रहा होता है स्टडी, दूसरे और में इनडायरेक्टली जो है वो कलेक्टर होते हैं। किसी भी इन्यूमरेटर से यस, अपने ही लफ्जों को, अपने ही क्वेश्चनरी को, अपने ही एक्सप्रेशन को जो है वो एक्सप्लेन करवा रहा होता है किसी थर्ड सही है। पर्सन से। अभी प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं प्लीज, इससे सवालात आएंगे, व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज इनडायरेक्ट, तो प्लीज इसको जहन नशीन करें आप लोग। प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं? देख के बताओ, सही है, अपनी तरफ से कोई भी नहीं बताए, जहाँ जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करें। सर प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्ट करता है अपने पार्टिसिपेंट से। The researcher used specific rules to collect the data and maintain a record of the responses. कि उसने एक सवाल पर क्या रिस्पॉन्स किया, उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे, या उसकी राय कंट्रोवर्शियल तो नहीं थी, ये सही है। सारी चीजों को वो अपने सेकेंडरी पास डेटा नोट डाउन करता है। ये प्राइमरी डेटा कहलाता है। सर सेकेंडरी डेटा आर ऑफन इजियर एंड क्विकर टू कलेक्ट। सर सेकेंडरी डेटा में हमारे पास जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं किसी भी टाइम लग रहा है सेकेंडरी आज नहीं सोर्स है। से, जस्ट लाइक हम किसी हॉस्पिटल से कोई डेटा कलेक्शन ले लेते हैं हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स की, या फिर टीबी के पेशेंट्स की, कि कितने पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट हुए, कितने सेहतयाब हुए, या कितने ऐसे थे जो रिलैप्स केसेस थे। तो इस टाइप का डेटा अगर हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हासिल करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ओके, और इसको हम सर आर्टिकल्स एग्जाम्पल में, में, आर्टिकल्स में किस नाम से आते हैं, हमने आप लोगों को बताया था। इसको क्या कहते हैं? सर ये आर्टिकल्स में सेकेंडरी डेटा के नाम से, सिस्टमैटिक तो स्टडी सिस्टमेटिक रिव्यू से के नाम से मिला होता सिस्टमैटिक रिव्यू के नाम से आता है। है। सही है, इस तरह लिखा होता है कि डेटा इज कलेक्टेड, या सोर्सेज क्या होते हैं, सिस्टमेटिक रिव्यू, तो इट्स मीन दैट दिस इज सेकेंडरी डेटा। सही है। और आपने पूरा नहीं किया ना ये? सर इसको पढ़ना है पूरा। जी जी हाँ, उसमें से खास खास अल्फाज आउट करना है, एक एक लाइन। सेकेंडरी डेटा आर ऑफन इजियर एंड क्विकर टू कलेक्ट देन प्राइमरी डेटा, क्योंकि ये आप किसी सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आपकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, आपको एक क्लिक पे सारा डेटा मिल जाएगा, तो ये आसान है आपके लिए। Then secondary data are retrieved from data sets that have already been collected, usually for another reason. हम किसी और मकसद के लिए जब किसी चीज का डेटा कलेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक कि कोई और स्टडी हुई थी एक ही एरिया में, तो उसके लिए भी लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया था, तो हम उससे भी मदद हासिल कर सकते हैं, वो रिट्रीव कर सकते हैं अपनी स्टडी के मकसद के लिए। Then example of secondary data source include the following data sets: information documented in the electronic health record, for example laboratory values और operative reports। हम जो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के जरिए भी अपनी डेटा की इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट कर जो है वो ले सकते हैं, जस्ट लाइक लेबोरेटरी की वैल्यूज हैं या फिर ऑपरेशनल रिपोर्ट्स वगैरह। Public and commercial database of health data, for example the renal dialysis data sets और the behavior risk factor set। सर इसमें भी वही दिया हुआ है कि आप पब्लिक और कमर्शियल डेटाबेस को किसी भी हेल्थ डेटाबेस सर्विस से जो है वो इंस्टीट्यूट से जाकर हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो रीनल डायलिसिस होता है, इसका डेटा सेट और इसके बिहेवियर के रिस्क फैक्टर्स को आप किसी भी एक डायलिसिस सेंटर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो इससे आपकी स्टडी के लिए आसानी हो जाती है। देन गवर्नमेंट सोर्स ऑफ डेटा, हेल्थ डेटा, फॉर एग्जांपल द सेंसस। जिस तरीके से हमारे पास मर्दमशुमारी की जाती है और उसमें गवर्नमेंट सोर्स जो है गवर्नमेंट के जरिए, गवर्नमेंट के लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं बहुत सारी पर्पसेस के लिए, हम उन डेटा को भी यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर हमने जो है वो क्वालिटेटिव स्टडी करना है एक पोलियो डिजीज के बारे में, तो जो गवर्नमेंट ने एक पूरा सेट बनाया हुआ है, उनकी पोलियो टीम्स वगैरह हैं, उनके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जो काम कर रहे होते हैं, उनके यूसीओज वगैरह, तो हम उनसे जाकर भी डेटा ले सकते हैं। बस उसके लिए हम एक ऑफिशियल लेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे एथिकल बेस्ड कमेटी की तरफ से इशू की जाती है। ऑपरेटिव रिपोर्ट्स क्या हो सकती है? ऑपरेटिव रिपोर्ट्स में वही है कि जो जो हमारे पास ऑपरेशंस हुए हैं और वो किस बेस पर थे, उसके क्या आउटकम्स थे, उसमें ये सब कुछ आ सकता है। अच्छा सर, ये है बिग डेटा।
The आपने internet दो and cloud. दो डेटा का आप दोबारा पूछ के किसको पता है व्हाट इज प्राइमरी डेटा व्हाट इज सेकेंडरी, इन लोगों से पूछ लें, सर दोबारा बताऊं प्राइमरी और इन लोगों से सेकेंडरी का? पूछ लें आस्क देम ओके ओके। बाय नेम। हारिस समझ आया कुछ प्राइमरी डेटा हाँ का? बिल्कुल, प्राइमरी में ये होते हैं जो आपको जो पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स दे रहा होता है तो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है, और सेकेंडरी डेटा बहुत ईजियर होता है जो हमें उससे मिला होता है, प्राइमरी डेटा से मिला होता है, नहीं उसके हो थ्रू हम सेकेंडरी डेटा निकालते हैं ना। कोई और समझाओ प्लीज। अच्छा इनायत तुम बता दो डेटा का। प्राइमरी डेटा ऐसा होगा कि हम जो है वो हेलो। चलो आप बिग डेटा को कंटिन्यू करें। लीव इट। Okay, sir. The internet and cloud computing have enabled the collection, storage, and transmission of an enormous quantity of data, which are collectively referred as a big data. सर इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए जो हमारे पास डेटा हासिल किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए और उसकी ट्रांसमिशन जो है वो इनॉर्मस क्वांटिटी में होती है। हमारे पास वो इतना ज्यादा डेटा होता है कि हम उसको स्टोर फिर किस तरीके से करें। तो पहले हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आजकल जो है हम क्लाउड आईडीज के जरिए या फिर इंटरनेट स्टोरेज के जरिए इस तरीके से हम अपने डेटा को महफूज रख सकते हैं, जिस तरीके से क्लाउड का भी कॉन्सेप्ट आया है। क्लाउड का कंसेप्ट Then बताओ, मैंने बताया। सर क्लाउड का कॉन्सेप्ट वही है कि जिस तरीके से हमारे पास इंटरनेट सर्वर्स होते हैं बहुत सारे जो समंदर के नीचे रखे जाते हैं एज अ स्टोरेज की बेस पर, तो अब जो वो कॉन्सेप्ट है वो क्लाउड की तरफ जा रहा है और वो हम बादलों में डेटा रखने के बारे में जो है वो सोच रहे हैं और तकरीबन वो चीजें हो भी मॉडर्न गई हैं। दुनिया अपने डेटा जो है क्लाउड की तरफ मुंतकिल कर रहा है और हो रहा है, सही है। चलो जी सर। अच्छा, apply data science method to these massive amount of data may produce insight about the patient experience that have not been available in the past. तो इस डेटा को रखने का मकसद हमारे पास यही है कि पहले जो हम पेशेंट फील करता था, जो उसकी इंसाइट होती थी, उसको हम जो है उसको सिक्योर करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि वो इतने ज्यादा मैसिव अमाउंट में होता था। तो आजकल जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट आ चुका है जिसमें पेशेंट के इंसाइट्स को, उसकी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। सो चाहे वो कितना ही बिग क्यों ना हो। Then these originate from a variety of sources: insurance claim, diagnostic images, genomic information, social media, home-based physiological monitors, and personal fitness devices are just some examples. Just like कि हम इस टाइप के डेटा किस तरीके से ओरिजिनेट करते हैं, सिर्फ हमारे पास कुछ स्पेशल सोर्सेज नहीं होती डेटा की, बल्कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपने मोबाइल पर कोई न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे जो है वो परमिशन मांगता है। वो परमिशन को जब आप ओके करते हैं तो उसके बाद ही जो है वो अपना एक्टिवली आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए राजी होता है। बेसिकली उसकी टर्म्स में कुछ ऐसा होता है कि वो आपके डेटा को स्टोर भी कर सकता है, आपकी पर्सनल मालूमात भी अपने साथ रख सकता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम जीनोमिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह लेते हैं उनके पास भी हमारा डेटा होता है। तो ये सारा जो है वो हम उससे भी यूज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी। देन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिकल सॉफ्टवेयर फ्रॉम सर किसी और ने तो नहीं कंटिन्यू करना है? किसी और को करना है तो प्लीज आ जाओ। यस सर, यहाँ से आसान है। हाँ जी कंटिन्यू कर लो। availability of statistical software from a practical standpoint, the final selection of statistical test is based on access to software that support the particular analysis chosen. तो कहते हैं कि जो भी आपने डेटा किसी भी सॉफ्टवेयर से आपने जो डेटा असेस किया है उसकी फाइनल सिलेक्शन के बाद आपने डेटा को एनालाइज करना होता है। Data analysis is much less burdensome when adequate statistical software is used to conduct it. कहते हैं कि अगर आप इसके लिए जो है statistical software जो यूज करते हैं जैसे SSPS है या फिर MS Excel वगैरह यूज करते हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा कैलकुलेशन जो नहीं होती, फिर आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। Many packages are available for inferential analysis. Indeed,
Even Excel will perform most common statistical tests, so researchers have little motivation to perform manual calculation. मैनुअल कैलकुलेशन यूज नहीं करते, ये यूज करते। चलो ये हो गया। और Yes, ये sir. फ्रॉम अ प्रैक्टिकल, ओके सर, इसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का बताया गया है कि सर इन्फ्रेंशियल एनालिसिस वो होता है जहाँ पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और एक कंक्लूजन करते हैं कि ये जो सैंपल है वो एक टारगेट पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। ये सिलेक्शन The selection of specific software packages depend on the factor including the user skill, knowledge, financial resources and statistical acumen। वो कहते हैं कि इसमें ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर पैकेज आप यूज कर रहे हैं, SSPS कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं, तो आपके पास वो स्किल भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, और स्टेटिस्टिकल अक्यूमेंट में स्टेटिस्टिक में मैथमेटिकली आपके पास जहानत होनी चाहिए उसके लिए। Some software such as Analysic and States Direct is a simple to run, inexpensive. These packages support analysis of the most common types of questions। वो कहता है Analysic और State Direct जो है ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ये जो है डेटा एनालाइज करने के लिए कॉमन जो है आपकी आवाज समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। यहाँ एक्चुअली हमारे एरिया में ना कुछ इंटरनेट का कनेक्शन का थोड़ा इशू हो रहा है। आपके पास हो रहा है, मुझे सही आवाज आ रही है। सही है, ठीक है। तो इसमें ये है कि कॉमन जो है वो एनालाइजिट और स्टेट डायरेक्ट जो है वो जो है इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मोर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सच एज SSPS और स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर द सोशल साइंसेज एंड SAS जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर रिक्वायर substantial training and investment to minimize its usefulness। कहते हैं कि जब तक इसकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती, इस पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता, तो ये यूजफुलनेस इसकी नहीं रहती। कीप इन माइंड दैट इवन दो द सॉफ्टवेयर SSPS originally intended for analysis of social sciences studies now widely used and accepted in the other area of research including research conducted for biomedical purposes। कहते हैं सोशल साइंस के लिए बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है डिस्कवर किया गया था, लेकिन जिसमें जो है इकोनॉमिक्स के बारे में देखा जाता है या पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स देखे जाते हैं सोशल साइंसेज में, तो बेसिकली ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन अब जो है इसे बायोमेडिकल की जो रिसर्च पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा रहा है। Regardless of the complexity of analysis programs, statistical software is simply a tool. Unless the appropriate decision and interpretation are made, software will be of little assistance in evaluating data। तो कहते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो भी किए जा सकते हैं और ये एक सिंपल टूल है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके लिए जो है जो भी इंटरप्रिटेशन वगैरह है इसमें देखना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल यूज टू रिप्रेजेंट इनवेरिएंस। The selection of specific फालतू आवाजें कहाँ से आ रही है? हारिस जी। जी सर। The selection of specific अफ्तार अली साइलेंट करो प्लीज। The selection of specific tests depend on the statistics used to represent the variables। कहते हैं कि आपने कौन से वेरिएबल्स जो है यूज कर जो है सिलेक्ट किए हैं। आपने जो है डायरेक्ट है, आपकी जो है वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, सिंपल है या सिंपल वेरिएबल्स हैं, उसके लिहाज से ही हर तरह का जो है स्टैटिस्टिक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल व्हेन टेस्टिंग इंटरवल लेवल डेटा मींस आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ टिपिकल रिस्पांस। कहते हैं कि अगर आप इंटरवल लेवल डेटा देखते हैं जी अजीब लोग है, पता नहीं कहाँ से आए जाहिर। हारिस अपने आप को प्लीज म्यूट कीजिए, आप पता नहीं कहाँ होते हो। जी आप बोलो। शाइन डिसमिस हो गई मेरे ख्याल से। और कोई है? अच्छा सर, मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। The selection of a specific test depends on the static used to represent the variables। सर जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं वो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स पर यूज किए जाते हैं कि वो डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, जैसे शाहीन ने अभी बताया था। Then for example when testing interval level data means are often used to represent a typical response। हमें जो है टेस्ट करते हुए इंटरवल लेवल का डेटा जो होता है वो मीन आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ टिपिकल
रिस्पॉन्स, उसका जो है रिस्पॉन्स वो इस चीज पे रिलाई करता है कि वो उसका इंटरवल लेवल क्या था. देन टेस्ट ऑफ मीन इंक्लूड सेवरल वैरायटीज ऑफ द टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट. जिस तरीके से हमारे पास टी टेस्ट यूज होता है जो है वो मुख्तलिफ सिंपल टी टेस्ट के लिए यूज होता है कि वो जो हमारे पास नॉन पेयर होते हैं उनके लिए यूज होता है. देन छोड़ो, फ्रीक्वेंसीज प्रोपोर्शन. हाँ, जी जी, फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शन और रेट्स का स्क्वायर के लिए यूज करते हैं. मीन जो है इसके लिए, मीन डिफरेंस के लिए हम टी टेस्ट और अनोवा यूज करते हैं. सही है, ये थोड़ा बहुत आप लोगों को जहन में जी सर, रखना और है. मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए भी हम अनोवा यूज करते हैं हाँ, सर. मोर देन 2 अगर हो. सही यस है. सर. एसोसिएशन और रिलेशनशिप के लिए हम क्या करते हैं? आरिफ, Association and relationship, for example, are tested with different statistics than are the effect of treatment. Sample size will also support or limit the selection of a specific test. सर वो कह रहा है कि जो हमारे पास सैंपल साइज होता है वो हमें ये इस चीज में मदद देता है कि हम किस किस्म के टेस्ट को जो है वो सिलेक्ट करने जा रहे हैं. अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो हम उस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास मिनिमम पॉपुलेशन है तो हम उस पर क्या टेस्ट अप्लाई करेंगे. तो सर ये बोल रहा है. Then except in very small studies, researcher almost always use computer for data analysis. मुख्तलिफ रिसर्चेज में और ज़्यादातर जो वेरी स्मॉल स्टडीज होती हैं उसके लिए रिसर्चर जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर्स को यूज़ करता है डेटा एनालिसिस के लिए. द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज एंटरिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर. पहला स्टेप में वही के डेटा एंटर करेगा कंप्यूटर में. देन द रिसर्चर यूजेस अ सिस्टमैटिक प्लान फॉर डेटा एंट्री डिजाइन टू रिड्यूस एरर ड्यूरिंग द एंट्री फेज. तो सर ये वही बता रहा है कि जो हम एसपीएसएस में अपने डेटा को एंटर करते हैं तो उसमें जो रिसर्चर है वो मुख्तलिफ सिस्टमैटिक प्लान बनाने के जरिए जो है वो अपने डेटा को एंटर करता है ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना रहे. एप्लीकेशन ऑफ, जब Statistical data. सबसे पहले पता क्या है, सबसे पहले एसपीएसएस में हम डेटा एंट्री करते हैं, देन कौन सा टेस्ट अप्लाई करना ये फैसला बात का होता है. जी सर. बस So inferential यहाँ तक पूरा है, analysis क्या is करें? the. मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरा है. इट्स एनफ. सर फिर नेक्स्ट क्लास में वो ये इनकम्प्लीट रहेगा. इट्स एनफ फॉर टुडे. सही है, चलो ठीक है. ओके. थैंक यू. बहुत से लोग एक्शन दिए आज.